हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सेक्शन, फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ दे दूं आपको इस पूरे चैप्टर के बारे में। चैप्टर का जो नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, जिसमें पहले पार्ट में हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो पहले के पूरे 9 पार्ट्स थे उसमें मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बताया आपको, जिसमें हमने ये पढ़ाया आपको कि कहीं पे भी कोई वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है। उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, बायो-सेवर्ट्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर की वजह से उसकी एक्सेस पर उसकी सोलेनॉइड और टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन। सेकेंड पार्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में चाहे वो मैग्नेट से बन रही है, चाहे करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है, फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। इसको डिस्कस करेंगे, 2-3 लेक्चर्स इसके चलेंगे। फिर हमारा तीसरा पार्ट शुरू होगा, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये वाले पार्ट में हमने चार्ज पे फोर्स पढ़ी कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर चार्ज पे फोर्स लगती है। अगले वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर भी फोर्स लगती है। तो 3 पार्ट्स हो गए, पहला मैग्नेटिक इफेक्ट, दूसरा फोर्स ऑन चार्ज, तीसरा फोर्स ऑन करंट। अगर आपने पीछे वाले लेक्चर्स अटेंड नहीं करे हैं, करके आइए, अच्छा रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स गिवन हैं, ये ऊपर आई बटन पे दिए गए लिंक्स पे क्लिक करके आप अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। तो प्यारे लाल, सबसे पहले बात आ रही है कि ये किसने कहा कि कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो फोर्स लगती है उस पर। हमारे एक डच फिजिसिस्ट थे, कौन, हेनरिक एंटोन लॉरेंट्ज। इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले इन्होंने ये पहचाना कि कोई भी चार्ज पार्टिकल, जैसे आपने यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में आपने पढ़ा, अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक चार्ज पार्टिकल रखा जाए, क्यों चार्ज पार्टिकल रखा जाए, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल रखने पे चार्ज पे एक फोर्स लगती है, जिसे हम कूलम्बिक फोर्स कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा F=QE। तो ये डच फिजिसिस्ट थे, ये बोले जैसे चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगती है, ऐसे ही अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड कर दी जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड कर दी जाए, तो भी मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगाती है अगर वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। अगर ये चार्ज पार्टिकल किसी भी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी। इन्होंने उस फोर्स का फॉर्मूला दिया, क्या दिया वो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये बात आई कि भैया ऐसा क्यों कि चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उस पे फोर्स लगेगी। एक बात सुन लो, चार्ज पार्टिकल अगर रखा हुआ होगा, स्टेशनरी होगा, रुका हुआ है, तो ये भैया बोले कि भैया स्टेशनरी पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाती, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ तब फोर्स लगाती है जब वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स तब भी लगा देती है रुके हुए पार्टिकल पे, चाहे रुका हुआ हो चाहे मूव कर रहा हो किसी भी डायरेक्शन में। यहाँ तो हर केस में फोर्स लग जाती है, लेकिन यहाँ कुछ स्पेशल केसेस में ही फोर्स लगती है, जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। लेकिन बात ये आई, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने पर उस पर फोर्स क्यों लगती है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है प्यारे। देखिए क्या होता है कि जैसे ये किस तरीके से नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, पोल्स के बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड हमने बना दी, बी मैग्नेटिक फील्ड।
तो आप देखिए चार्ज पार्टिकल जब मूवेगा, मतलब मूव करेगा, तो आपको मालूम है कोई भी चार्ज पार्टिकल के मूव करने से क्या बनता है, क्या बनता है, करंट बनता है। करंट, जैसे वायर्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो करंट बनता है, ऐसे कोई भी चार्ज पार्टिकल का अगर मोशन होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसके मूव करने से करंट बनता है। और अभी इसी यूनिट में पढ़ते आ रहे हैं, जहां भी करंट है वहां क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो चार्ज पार्टिकल है, मूव कर रहा है, करंट बनेगा, करंट बनेगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो इसके मूव करने से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है, जिसकी वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है। जैसे दो मैग्नेट्स अगर आसपास ले लें, नॉर्थ पोल पास में लाएं तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, रिपल्शन। नॉर्थ पोल साउथ पोल पास में लाएं तो वो अट्रैक्ट करेंगे। दो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपस में मिलती हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, चाहे अट्रैक्टिव चाहे रिपल्सिव। वही यहाँ पे होता है, चार्ज पार्टिकल के मूव करने से करंट, और करंट से मैग्नेटिक फील्ड, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करने की वजह से उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल, मान लें Q चार्ज का पार्टिकल है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, जैसे कि मान लें ये इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, लेट से ये चार्ज पार्टिकल है Q, ये x एक्सिस ये y एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना दी, और ये चार्ज पार्टिकल Q का अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है सच दैट दिस वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो बोले इस पे जो फोर्स लगेगी वो फोर्स एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के, जितना बड़ा चार्ज होगा उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नेटिक फील्ड के, जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा है ऑब्वियसली फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, यहां लिख ले रहे हैं फोर्स एक्टिंग, आप भी साथ साथ में नोट करते जाइए, फोर्स एक्टिंग ऑन the particle, on a charged particle, on a charged particle moving in magnetic field, on a charged particle moving in magnetic field at an angle, moving in magnetic field with a velocity, making an angle theta with the magnetic field B is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एक तो चार्ज के, मूविंग विद वेलोसिटी v यहां लिख दे रहे हैं, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, b मैग्नेटिक फील्ड में, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज इसका q, थीटा एंगल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के, तो फोर्स जो होगी वो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मैग्नेटिक फील्ड के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। v sin थीटा क्या है, एक्चुअली v sin थीटा इस वेलोसिटी का कंपोनेंट है। देखिए अगर हम इसको रिजॉल्व करें वेलोसिटी को, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो इस डायरेक्शन में आएगी v cos थीटा वेलोसिटी, जबकि इस डायरेक्शन में रिजॉल्व होने पे आएगी v sin थीटा। तो इधर की तरफ ये जो v sin थीटा आएगी, आप देख रहे हैं ये v sin थीटा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, सॉरी ये v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो जो फोर्स है ये उस वेलोसिटी के कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी which is परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन सा होगा, v sin थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इन तीनों फैक्टर्स को अगर मिला दें तो बोले f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q b v sin थीटा, q v b sin थीटा, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इज इक्वल टू लगा के कांस्टेंट लगाया। इस कांस्टेंट की जब वैल्यू निकाली गई एक्सपेरिमेंट से इस तरीके से कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपनी एसआई यूनिट्स में आ जाए, ये एसआई यूनिट्स में रखने पर k की जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली, k की वैल्यू 1 निकली। तो ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया आपके पास q v b sin
थीटा। अब v पहले लिख लो, बाद में लिख दो, इधर लिख दो, किधर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऐसा लिखो क्यू वी बी साइन थीटा। बोलने में अच्छा लग रहा है तो इसी ऑर्डर में लिखना, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। तो फोर्स का ये फॉर्मूला आ गया क्यू वी बी साइन थीटा। दिस फोर्स इज कॉल्ड, इसी फोर्स का उन्होंने नाम दिया, कौन थे, डच फिजिसिस्ट लॉरेंट्ज उनका नाम था, इसलिए उन्होंने जो नाम रखा देखिए हेनरिक एंटून लॉरेंट्ज, तो उन्होंने इस फोर्स का नाम भी अपने नाम पे रखा। दिस फोर्स इज नेम्ड एज, इज नोन एज कौन, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज force. तो whenever a charge particle moving with velocity v in a magnetic field, तो it experiences a force which is called magnetic Lorentz force, which is given by this formula. इस फॉर्मूले की कोई डेरिवेशन नहीं है, ये उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन से एक्सपेरिमेंट्स करके निकाला और ये फॉर्मूला निकल के आ गया। तो बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो प्यारे इसके अभी कुछ स्पेशल केसेस आएंगे, लेकिन इस फोर्स को हम मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा। एक तो बात ये, लेकिन फोर्स क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, आपको ध्यान हो एक बात तो ये कि ए बी साइन थीटा, क्या याद है ए बी साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता था? जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता था ए बी कॉस थीटा, ऐसी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, याद आया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता था ए बी साइन थीटा, इसके मैग्नीट्यूड को ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी साइन थीटा होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ आप देखो ए बी, यहाँ पे चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, ये और ये वेक्टर क्वांटिटी है। जब उन्होंने इसकी फोर्स देखी कि फोर्स तो लगेगी, उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से निकल सकती है, लेकिन उसका डायरेक्शन जब देखा इन्होंने कि फोर्स का डायरेक्शन क्या आ रहा है, तो इन्होंने देखा कि फोर्स का डायरेक्शन तो V के और B के दोनों के परपेंडिकुलर आ रहा है। V ऐसे है, B ऐसे है, तो फोर्स का डायरेक्शन बाहर, जो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। तो बोले अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, इसके ऊपर वेक्टर का साइन आएगा नहीं, लेकिन फोर्स वेक्टर है, इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा दिया, और V और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इसके ऊपर वेक्टर का साइन। तो बोले वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए V क्रॉस B को V B साइन थीटा, इसकी जगह ये ऐसे लिख दिया। और अगर हमें फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, आप देखिए इस फॉर्मूले से तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्शन निकालना है, डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। फिलहाल ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ध्यान रखिएगा, इसे V क्रॉस B ही लिखोगे, ये मत सोचना। बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या इसे B क्रॉस B भी ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, F इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस वी, सर इससे भी तो बी वी साइन थीटा ही आएगा। नहीं, ये नहीं लिख सकते, क्रॉस लगा दो कि ऐसे नहीं लिखना है, जो नहीं है वो भी आपको लिखना चाहिए ताकि गलती ना हो। ऐसे ही लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब ये वेक्टर है फोर्स, तो कहीं पे भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने के लिए एक रूल यूज होता है जो मैं आगे बताने वाला हूँ। उस रूल से अगर आप फोर्स का डायरेक्शन निकालना चाहें तो यही वाला फॉर्मूला गिव्स द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस फॉर्मूले से करेक्ट डायरेक्शन नहीं मिलेगी, इसलिए ये नहीं रखा गया। ये फॉर्मूला आप ऐसे नहीं रख सकते। क्यों इसी से करेक्ट मिलेगी वो तो अभी आपको पता चल ही जाएगा। देखते हैं आगे। फिलहाल याद करो, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आपको दिमाग में बसा लेना है, ठीक है। चलिए पॉज मारिए, इसे नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। ओके प्यारे, तो आगे डायरेक्शन पढ़ने से पहले कुछ ये जो फॉर्मूला पढ़ा है इसके स्पेशल केसेस पढ़ लें। अभी आपने देखा कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए अगर मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा फॉर्मूला पढ़ा। इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं। जैसे पहला स्पेशल केस देखिए, पहला मान लें अगर वेलोसिटी 0 है तो साफ साफ आप देखिए अगर चार्ज पार्टिकल इज स्टेशनरी, चार्ज्ड पार्टिकल
इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट। तो साफ साफ आप देखिए प्यारे, रेस्ट पर है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो फोर्स भी जीरो हो जाएगी, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, जो मैंने आपको पहले बताई। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रुका हुए रहने पर कोई फोर्स नहीं लगती। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो जरूर उस पर फोर्स लग सकती है, F = QE। फिलहाल दूसरी बात, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, लिख लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहां चल रही हैं, साथ साथ में लिखते जाइए। इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब ये है कि ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड थी, अब चार्ज पार्टिकल जो है या तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही जा रहा है या मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल जा रहा है, उसके उल्टे डायरेक्शन में। तो आप देखिए इस पे फोर्स कितनी लगेगी भाई, सेम डायरेक्शन में अगर दोनों जा रहे हैं, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है, तो एंगल हो जाएगा 0, और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंगल हो जाएगा 180। दोनों ही केस में बेटा साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। यहां पे डालेंगे तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी नोट कर लीजिए, इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देन नो फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, देन नो फोर्स एक्ट्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो ये केस है जहां मूव करने के बावजूद भी उस पे फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा देखिए बोल रहे हैं अगर एंगल 90 डिग्री है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, यानी थीटा = 90 डिग्री है, तो आप देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F = QVB sin 90। और ये sin 90 की वैल्यू तो 1 होती है, जो कि उसकी कैसी वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिसकी वजह से ये फोर्स भी कैसी आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। यानी आपसे पूछा जाएगा केस बताइए जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो उसमें मैक्सिमम फोर्स लगे, तो आप कहोगे जब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा है, और अगर सेम डायरेक्शन में या एंटी पैरेलल चल रहा है तो 0 फोर्स लगेगी। ये कैसी हो गई, मिनिमम, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। बात समझ पा रहे हैं। एक केस ये है कि अगर चार्ज पार्टिकल ही नहीं है, वो न्यूट्रल है। इफ न्यूट्रल पार्टिकल इज मूविंग, अनचार्ज पार्टिकल कह लो या न्यूट्रल पार्टिकल कह लो, यानी चार्ज 0 होगा तो Q की वैल्यू बेटा अगर 0 होगी तो फोर्स भी 0 होगी, यानी न्यूट्रल अनचार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो प्यारे ये तो आपकी सारी बातें हो गई, ये नोट कर लीजिए, ये सारी बातें हो गई हैं आपकी किसकी, स्पेशल केसेस की। अभी बात कर लो भैया डायरेक्शन की। इतनी देर से फोर्स की वैल्यू पढ़े जा रहे हो, ये तो देख लो जरा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस पे चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी वो कौन से डायरेक्शन में लगेगी। तो रूल्स पढ़ रहे हैं हम इसके प्यारे, इसके 2 रूल्स हैं आप जिनसे निकाल सकते हो। एक आपका लेफ्ट हैंड थंब रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी गलत बोल दिया, सही करो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो, और एक राइट हैंड पाम रूल से भी निकाल सकते हो। लेकिन मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ नहीं बताऊंगा, वो किसी दूसरी चीज़ के लिए हम आगे देखेंगे यूज़ होगा। कंफ्यूज ना हो एक ही चीज़ के 2-2, 3-3 रूल्स की बजाय एक ही रूल आपको बता रहा हूँ, वही आपको याद रखना है। और ये रूल जो है कोई नया रूल नहीं है। क्या है सुनिए, पहले तो ये भैया रूल इतने सारे आ रहे हैं, पिछले वाले लेक्चर में भी हर लेक्चर में कोई ना कोई डायरेक्शन निकालने के लिए नया रूल आ ही जाता है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, एम्पियर्स राइट हैंड रूल, और पाम रूल, और वो स्विमिंग रूल, और जाने क्या क्या है। तो प्यारे इतने सारे रूल्स की ये पूरी एक लाइब्रेरी है ये वाली यूनिट, इसलिए रूल्स तभी याद होंगे जब आप उसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो रूल से घबराना मत कि क्या कंफ्यूज हो रहे हो। शुरुआत में पहली बार तो कंफ्यूजन होगा ही होगा, लेकिन जब आप दोबारा तिबारा चौबारा बढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें दिमाग में बैठने लगेंगी। अच्छा यहाँ इस रूल से निकाल सकते हैं, यहाँ क्लॉक फेस रूल लगाएंगे, यहाँ ये रूल लगाएंगे, यहाँ फलाना, यहाँ ढिमकाना, तो बार बार पढ़ना जरूरी है। फिलहाल बात आई कि इसे हम कौन से रूल से निकालें। अब आप ये देखो प्यारे, अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप देखिए इसका फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसे होता है। ठीक है,
एक बात तो ये कि इस केस में अगर हम कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट कहीं पर भी दे रखा है, ध्यान करो, कहीं पर भी क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है, तो 11th क्लास में भी पढ़ाया गया है, पीछे लेक्चर्स में भी मैंने शायद कहीं पढ़ाया था, कहीं पर भी, हाँ पढ़ाया था मैंने, किस में पढ़ाया था, बायो-सेवर्ट्स लॉ में पढ़ाया था। कहीं भी क्रॉस प्रोडक्ट अगर आपको दे रखा है और क्रॉस प्रोडक्ट से आपको डायरेक्शन निकालनी है, तो उसके लिए हमेशा दिमाग में बसा लो राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल लगना है। कौन सा? राइट हैंड पाम रूल। जो क्या कहता है राइट हैंड पाम रूल, ये कहता है, जैसे मान लें कि इस तरीके से लिखा है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो अगर आपको ए और बी का डायरेक्शन गिवन है और आर का डायरेक्शन निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले अपना जो राइट हैंड है इस तरीके से इसे ऐसे खोलोगे, ठीक है, इसे इस तरीके से ऐसे खोलोगे, राइट हैंड को ऐसे खोलोगे, ठीक है। क्या करोगे? फिंगर्स को, ये जो ए सबसे पहला वेक्टर दे रखा है इस डायरेक्शन में फिंगर्स रखोगे, ठीक है। सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में पाम को घुमाओगे, पाम को रोटेट करोगे, पाम कह दो रोटेट करोगे, या फिंगर्स कह दो फिंगर्स को रोटेट करोगे। तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, इससे हमें रिजल्टेंट का मिलेगा। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी के डायरेक्शन में आप फिंगर्स रखो, जो भी पहला वेक्टर दे रखा है उसके डायरेक्शन में फिंगर्स, इसके डायरेक्शन में पाम को रोटेट करोगे, तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कैसे? जरा यहां देखो, और ये रूल आप देखिए इस केस में अगर आप लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले मेरे साथ साथ, जब भी मैं रूल्स बताता हूं मेरे साथ साथ करा करो, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। यहां पे वेलोसिटी के डायरेक्शन में फिंगर्स रखिए, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो अपनी इस डायरेक्शन में फिंगर्स रख दीजिए, ये लीजिए फिंगर्स रख दी इस डायरेक्शन में, ठीक है। और बी मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में पाम को घुमाइए, उस डायरेक्शन में पाम को घुमाइए। पाम तो इधर है, ऐसे थोड़ी घुमाना भैया, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है नीचे थोड़ी है, तो भैया पाम को पहले बी के डायरेक्शन में करो, यानी ऐसे रखो, वेलोसिटी के डायरेक्शन में फिंगर्स और पाम को मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो उस डायरेक्शन में ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, चाहे पाम को कह दो घुमाओ, चाहे फिंगर्स को ऐसे कर्ल करो, फिंगर्स को कर्ल करो, चाहे पाम को घुमाओ। तो आप देखो ऐसे घुमाने पर, कर्ल करने पर थंब कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ इस केस में हेयर, यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है विल बी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स आ जाएगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? वेलोसिटी के डायरेक्शन में उंगलियां, बी के डायरेक्शन में पाम को घुमाना है, थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। ऐसे फोर्स की डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल से आप निकाल लोगे। तो कोई नया रूल नहीं है, जहां क्रॉस प्रोडक्ट है वहां पाम रूल, क्रॉस प्रोडक्ट पाम रूल, क्रॉस प्रोडक्ट पाम रूल, ठीक है, याद कर लो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लें कि इस तरीके से ये आपको दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स है, ठीक है। डॉट का मतलब होता है बाहर की तरफ। अब यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है वो मूव रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो बताओ इस केस में इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? भैया आप देखिए, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में, आपने वेलोसिटी के डायरेक्शन में उंगलियां दिखा दी। अब चाहे उंगलियां ऐसे दिखा दो, चाहे ऐसे दिखा दो, चाहे ऐसे दिखा दो, चाहे ऐसे दिखा दो, कैसे भी, बस उंगलियां उधर होनी चाहिए, उंगलियां उधर होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद उंगलियां तो कर ली, अब पाम को भी तो घुमाओ भैया। पाम किस डायरेक्शन में प्यारे? पाम किस डायरेक्शन में घुमाओगे? जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो भैया क्या उंगलियां उधर रख के पाम को ऐसे घुमाओगे, ऊपर घुमाओगे? अरे ऊपर थोड़ी है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो पाम को ऐसे रखो कि पाम अंदर घूमे, उंगलियां उधर, पाम अंदर की तरफ घूम रहा है। तो देखो तुम कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगी? ऊपर की तरफ। तो यहाँ फोर्स की डायरेक्शन हो गई, नोट कर लो, फोर्स की डायरेक्शन हो गई
अपवर्ड्स। अब इसे आउटवर्ड मत लिख देना, आउटवर्ड तब होता है जब ये बाहर निकल रहा होता है, ये ऊपर इस पे फोर्स लगेगी तो ये हो गया आउटवर्ड। और यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा QVB sin 90। sin 90 क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है, तो sin 90 फॉर्मूला QVB ही बचेगा, सिर्फ QVB मैक्सिमम फोर्स इस पे लगेगी। एक और अंदर की बात सुन लो प्यारे और नोट कर लो प्यारे, ये जो हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल रहे हैं जो मैंने बताई अपवर्ड, वो तब है जब ये प्लस हो। अगर मान लें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की जगह नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो गया, तो आप देखिए भैया फोर्स का फॉर्मूला जो QV क्रॉस B था, आप देखिए अगर वहाँ पे चार्ज में नेगेटिव आ गया तो आप समझ लो खुद अब अपने आप, यहाँ अगर माइनस आ गया प्यारे, वेक्टर में अगर माइनस आ जाता है तो माइनस साइन क्या डिनोट करता है वेक्टर में? ये डिनोट करता है कि उसका डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगा, माइनस लगाने से डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर ये प्लस की जगह ये माइनस होता, तो अगर ये माइनस होता तो इस पे फोर्स नीचे की तरफ लगती। और ये कैसे निकालोगे आप? अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर चार्ज पार्टिकल माइनस दे रखा है, जैसे इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो जैसे मैंने बताया वैसे ही निकालना, वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स रखना और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पाम को घुमाना, लेकिन जो भी आंसर आपका आए उसको उल्टा करके लिख देना अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है। ध्यान कर लो भैया, ये कई बार ऐसा हो जाता है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा हो जाता है कि पहली बार दूसरी बार जब कच्चे करने बैठते हैं तो ये ध्यान ही नहीं देते, अरे ये तो नेगेटिव था। एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं, फिर उससे पूछते हैं पड़ोसी से, अरे बहना तूने क्या लिखा, तूने क्या लिखा? अरे तूने अपवर्ड, तूने डाउनवर्ड लिख दिया। अरे डाउनवर्ड नहीं है, अपवर्ड है, ये देख ये देख। और फिर जब क्वेश्चन पढ़ने बैठे बोले अरे ये तो इलेक्ट्रॉन था, ओ शिट ये तो डाउनवर्ड होना था, उल्टा होना था, डाउनवर्ड होना था। तो भैया ये मैं बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिकली क्या होता है, ऐसी गलती पहली बार भी मत करना। ध्यान में रखना, सर ने बोला कि ऐसा नहीं करना, नेगेटिव है पहले ढूंढ लेना और आंसर बाद में उल्टा लिखना। ठीक है प्यारे, तो ये जो रूल है ये अच्छा रूल है, तो इसलिए फ्रेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे मत जाओ, वो किसी दूसरे पर्पस के लिए भी यूज होता है तो वहीं पे पढ़ेंगे, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके प्यारे, अभी बात आई, आपने डायरेक्शन निकाल लिया राइट हैंड पाम रूल से, अब बात आई एक थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने डायरेक्ट बोल दिया था आपको कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है, लेकिन ये कहाँ से आई टेस्ला वो हमने नहीं बताया था, उसमें बोला था कि आगे पढ़ाएंगे, तो वो आज वो दिन आ गया जहाँ पे टेस्ला कहाँ से आई वो बताने वाले हैं। साथ साथ में ये पता चलेगा कि 1 टेस्ला अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहा हूँ तो 1 टेस्ला कितनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड को हम 1 टेस्ला कहते हैं, उसकी एसआई यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, सीजीएस यूनिट क्या है, या 1 टेस्ला को कैसे डिफाइन किया जाए, ये सब चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो देखिए आप प्यारे, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो आपने उसका फॉर्मूला पढ़ा F = QVB sin थीटा। हमने चूंकि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ से देखिए QV sin थीटा इसके नीचे चला जाए तो ये बन जाएगा F/QV sin थीटा। पहले तो मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी यूनिट क्या होगी, फिर डिफाइन करेंगे। यूनिट जब आ जाएगी इसकी टेस्ला है तो 1 टेस्ला कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालने के लिए ऑब्वियसली अगर हम इन तीनों की यूनिट डाल दें तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आ जाएगी। भैया फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट की हम बात कर रहे हैं, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की होती है क्या, कूलम, चार्ज की होती है कूलम, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड, और साइन थीटा एक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, इसकी 1 लिख दे रहा हूं। तो प्यारे ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर पर कूलम इसकी यूनिट हो गई, न्यूटन सेकेंड पर मीटर पर कूलम इसकी यूनिट हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, जिसको ही मिला के क्या लिखा जाता है, इसी को मिला के लिखा जाता है क्या,
टेस्ला। ये भी एक फिजिसिस्ट थे जिनके नाम पे ये यूनिट बनी है टेस्ला, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। वेयर 1 टेस्ला की अगर हम बात करें कि भैया 1 टेस्ला क्या चीज़ होगी, तो आप देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से 1 वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की 1 टेस्ला कब आएगी, अगर इधर की सारी चीज़ें 1 1 हो जाएं तभी 1/1 आएगा। यानी 1 अगर फोर्स भी 1 न्यूटन हो जाए, F यहाँ पे देखिए F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है, चार्ज भी 1 कूलम का हो जाए और वो कितनी वेलोसिटी से मूव रहा है, 1 मीटर पर सेकंड से मूव करे, और ये भी 1 कब हो जाएगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। थीटा अगर 90 हो जाए sin 90 1 होगा। तो आप देखिए अगर ये सब चीज़ें 1 1 हो जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 कूलम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड इंटू साइन थीटा 1 होता है, उसे हमने 1 लिख दिया, इंटू साइन 90 लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे ये सब चीज़ मिलके 1 आ जाएगी, जिसे हम 1 टेस्ला कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया 1 टेस्ला कितनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड को हम 1 टेस्ला कहते हैं, तो आप कह सकते हो 1 टेस्ला उतनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड होती है जिस मैग्नेटिक फील्ड में अगर 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड से 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड से मूव करे, 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड से मूव करे, वो भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और उस पर फोर्स लगे 1 न्यूटन, तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव कर रहा है उसे हम कहते हैं 1 टेस्ला। एक बार देखिए नहीं समझ में आया, फिर से बोले 1 टेस्ला क्या है, 1 टेस्ला इज दैट मैग्नेटिक फील्ड जिस मैग्नेटिक फील्ड में अगर 1 कूलम का चार्ज मूव कराया जाए 1 मीटर पर सेकेंड से, वो भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो उस पर कितनी फोर्स लगे, 1 न्यूटन। फिर से 1 टेस्ला वो मैग्नेटिक फील्ड है जो किसी चार्ज पार्टिकल, जिस मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराएं 1 कूलम के 1 मीटर पर सेकंड से परपेंडिकुलर उसके, तो उस पर 1 न्यूटन की फोर्स लगे, उसे हम कहते हैं 1 टेस्ला। उतनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड होती है 1 टेस्ला। क्या बात समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि 1 टेस्ला क्या होती है। डेफिनेशन अगर कभी भूल भी गए तो इस फॉर्मूले में सारी चीज़ें 1 1 1 डाल के डेफिनेशन अपने आप आ ही जाएगी। ये इसकी एसआई यूनिट है प्यारे, इसकी सीजीएस यूनिट होती है गॉस। गॉस की अभी मैं बात करूंगा, लेकिन अगर मैं बात करूं 1 टेस्ला की प्रैक्टिकली कि क्या सर ये 1 टेस्ला एक बहुत छोटी वैल्यू है या बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आपको बता दूं 1 टेस्ला कोई छोटी मोटी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है, बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड होती है 1 टेस्ला। अगर कहीं पे 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं अर्थ की बात करूं, आपको मालूम है अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। क्या आपको मालूम है अर्थ के सरफेस के आसपास अर्थ की कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती होगी टेस्ला में, कितने टेस्ला होती होगी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, इतनी बड़ी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ। अरे प्यारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ही होती है 0.00001 टेस्ला, यानी 10⁻⁻⁴ टेस्ला होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। तो सोचो इसके सामने 1 टेस्ला काफ़ी बड़ी क्वांटिटी होती है। किसकी कितनी होती है, देखिए फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम न्यूट्रॉन स्टार की बात करें तो उस पर 10⁸ टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो सोचो वहाँ तो कितनी अरबों खरबों टाइम्स होती है। और लार्ज फील्ड लैबोरेटरी में अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, तो वो 1 टेस्ला होगी। एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बार मैग्नेट की बात करें, छोटी मोटी बार मैग्नेट्स आती हैं, उसकी 0.01 टेस्ला होती है, और फील्ड ऑन अर्थ सरफेस 10⁻⁻⁴ टेस्ला। फिलहाल टेस्ला बड़ी यूनिट है तो बोले इससे छोटी यूनिट बनाइए, इससे छोटी यूनिट बनाई, सीजीएस यूनिट होती है इसकी गॉस। क्या होती है, गॉस, वेयर 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, गॉस को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ये कहाँ से आई, ये मैं आप पे काम छोड़ रहा हूँ, अभी पॉज करके मेरी बात खत्म होने के बाद निकाल के देखेंगे कि गॉस और टेस्ला में ये रिलेशन कहाँ से आई। आप देखिए अगर इन सब की एफ क्यू और वी की एसआई यूनिट डाली आपने न्यूटन कूलम मीटर सेकंड, न्यूटन कूलम मीटर सेकंड, तो वो निकला टेस्ला। अगर इन सब की सीजीएस यूनिट डाल दें डाइन और इसकी स्टैट कूलम और इसकी सेंटीमीटर पर सेकंड, और फिर आपस में रिलेशन निकाल के देखिएगा
जो CGS इन सब की CGS डालेंगे तो इधर भी CGS आएगी गॉस, तो गॉस किसके इक्वल होगी वो, टेस्ला किसके इक्वल होगी वो, फिर इन दोनों में दो फॉर्मूले जो आएंगे आपस में डिवाइड मल्टीप्लाई करके रिलेशन निकाल के देखिएगा कि ये आ रही है या नहीं, सॉरी आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, जरूर करके देखेंगे, इन सब की CGS डालेंगे, उसे 1 गॉस कह देंगे। 1 टेस्ला आपके सामने है, 1 गॉस आप निकाल चुके होंगे, उन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, कट पीट के कुछ ना कुछ निकल ही आएगा आपस में यूनिट्स कन्वर्ट करके। जैसे न्यूटन को डाइन में करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे, स्टैट कूलम को कूलम में करेंगे, तो कुछ ना कुछ निकल आएगा। फिलहाल बात आई प्यारे कि ये आपकी, ठीक है, ये मैंने बता दिया। इसके बाद हाँ एक बात और प्यारे कि डायमेंशंस की बात करें अगर हम, मैग्नेटिक फील्ड के क्या डायमेंशन होते हैं प्यारे, तो इसी फॉर्मूले से डायमेंशन भी आ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, F/q/v sin थीटा, इन सब में इसके डायमेंशन डाल दीजिए। फोर्स के डायमेंशन आपने 11 में पढ़े थे, mL/t-2। चार्ज जो होता है प्यारे उसका फॉर्मूला I/t होता है। करंट के डायमेंशन A लिखे जाते हैं, टाइम के t, तो यहाँ पे AT लिखा। वेलोसिटी के LT-1 होते हैं, साइन थीटा एक रेशियो है, इसके कोई डायमेंशन नहीं होते। ऐसा करने पर अगर हम L से L काट दें, t-1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, +1 होके बचेगा -1, सॉरी यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे t-2 और a ऊपर जाएगा a-1। ये मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन हो जाएंगे। ठीक है प्यारे, तो पॉज करिए, इसे नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके प्यारे, बात आई व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स। अभी ये मत कहना सर अभी तो पढ़ाया आपने लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है। जी नहीं, वो मैंने लॉरेंट्ज फोर्स नहीं पढ़ाया था, वो मैंने मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स बोला था। जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने पे उस पर फोर्स लगती है, जो लॉरेंट्ज ने बताई थी, उस फोर्स का नाम है मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, ना कि लॉरेंट्ज फोर्स। तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या है वो देख लो प्यारे। मान लें कि कोई एक ऐसा रीजन है जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, और उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल Q है, वो v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो प्यारे उस पे दो फोर्सेस लगेंगी। अगर हम बात करें सबसे पहले फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी, लेट इट बी डिनोटेड बाई FE, तो प्यारे उसका फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू QE। वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये भी वेक्टर, तो ये भी वेक्टर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल तो नहीं है। पैरेलल या एंटी पैरेलल होता तो जीरो होती, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चार्ज पार्टिकल ऐसे है, तो इस पे फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगी, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगी। उस फोर्स को हम डिनोट कर दे रहे हैं FM से, M का मतलब मैग्नेटिक, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका फॉर्मूला अभी हमने देखा QV×B होता है वेक्टर फॉर्म में, नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। लेकिन मैं मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो एक चार्ज पार्टिकल अगर एक ऐसे रीजन में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी है तो उस पर दो फोर्सेज लगेंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दो फोर्सेज, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो रिजल्टेंट फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स क्या होती है, लॉरेंट्ज फोर्स वैसे कहते हैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, यानी F वेक्टर इज इक्वल टू, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें, FE वेक्टर प्लस FM वेक्टर जो रिजल्टेंट आएगा, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं QE वेक्टर प्लस Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इन दोनों के रिजल्टेंट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, नहीं सिर्फ लॉरेंट्ज फोर्स। बात समझ पा रहे हो क्या होती है, तो नोट कर लो जो मैंने बोला इस तरीके से। इसकी डिटेलिंग, इसके कुछ स्पेशल केसेस और पढ़ने वाले हैं, जो अगला इससे जस्ट नेक्स्ट जो थ्योरी का लेक्चर आएगा उसमें हम इसकी डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ छोटा सा अभी टॉपिक था। लेकिन अभी बात आई प्यारे, एक आपके सामने क्वेश्चन है कि दो फोर्सेस तो लग रही हैं, लेकिन मान लें कोई एक चार्ज पार्टिकल है
उसकी हेल्प से आपको कहा जाए कि एक रीजन है, उस रीजन में या तो इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, हमें नहीं पता उस रीजन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या मैग्नेटिक फील्ड है, एक ही फील्ड। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि एक चार्ज पार्टिकल की हेल्प से हाउ विल यू डिस्टिंग्विश कि उस गिवन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है या मैग्नेटिक फील्ड, कैसे निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड। यू आर गिविंग टू फील्ड्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू यूजिंग अ चार्ज पार्टिकल। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों की दोनों फील्ड्स एक साथ ही प्रेजेंट हैं, दोनों अलग अलग हैं, एक जगह इलेक्ट्रिक है एक जगह मैग्नेटिक फील्ड है। अभी हमें पहचानना है कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या करेंगे प्यारे, आप देख रहे हैं साफ साफ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला QE होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, जबकि मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स जो होती है मैग्नेटिक फील्ड में, इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। तो आप क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ाएंगे, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ाएंगे। अगर वेलोसिटी बढ़ाने से उस पर जो फोर्स लग रही है वो भी बढ़ने लगे, वेलोसिटी बढ़ाने से फोर्स भी बढ़ने लगे, यानी वो कौन सी फील्ड में भाग रहा है, ऑब्वियसली वो मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन वेलोसिटी बढ़ाने से उसकी फोर्स पे कोई फर्क ना पड़े अगर, तो वो कौन सी फील्ड है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करती ही नहीं है। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। तो ये फर्क है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के नेचर में अबाउट द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की दोनों क्या इफेक्ट डालती हैं मूविंग चार्ज पार्टिकल पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई इफेक्ट नहीं डालती, रुके हुए पार्टिकल पे जितनी फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही चलते हुए पार्टिकल पे भी उतनी ही फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड रुके हुए पार्टिकल पे तो कोई भी फोर्स नहीं लगाती, हाँ मूविंग पार्टिकल पे फोर्स लगाती है, और जितना ज्यादा वेलोसिटी से मूव रहा है उतनी ज्यादा फोर्स लगाती है मैग्नेटिक फील्ड, जिस फोर्स को हम मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। ये चीजें आप नोट कर लीजिए जो मैंने बताया, ये इसका आंसर क्या होगा अपने वर्ड्स में। फिलहाल कुछ नॉलेज बूस्टर्स की बात कर लें जो आपने अभी तक पढ़ा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो खोज के निकालनी होती हैं। क्या है, जैसे सबसे पहले बात आई कि स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। स्टैटिक का मतलब है रुका हुआ। अगर हम रुके हुए चार्ज पार्टिकल की, ये जनरल कंसेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए, पिछले वाली यूनिट और इससे मिला के हैं। अगर रुका हुआ पार्टिकल है प्यारे, अभी मैंने आपको बताया था रुका हुआ पार्टिकल से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो ऑब्वियसली उससे इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकलेगी ही निकलेगी, लेकिन उसके मोशन से करंट बनेगा और करंट से मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। तो यही लिखा है, स्टैटिक चार्ज पार्टिकल सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जबकि मूविंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। इस तरीके की चीज़ें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करती हैं, जहां MCQs देते हैं आपको सेलेक्ट करना होता है कि क्या है क्या नहीं है। फिलहाल दूसरी बात, स्टेशनरी चार्ज्ड पार्टिकल डू नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल क्यों, एक स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है, अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दें स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल को, तो उस पर फोर्स नहीं लगती है, ये हमने पढ़ा है। क्यों नहीं लगती है, सिंपल सी बात है, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है, ये मूव नहीं कर रहा है, करंट बनेगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी नहीं, इसकी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड जब बनेगी ही नहीं, तो ये बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट क्या करेगा, ये कुछ भी इंटरेक्ट नहीं करेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, कोई फोर्स इस पे नहीं लगेगी। ठीक है। तीसरी बात, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेदर इट इज स्टेशनरी और इन मोशन, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया था। ठीक है, रुका है चाहे चल रहा है, फोर्स तो उस पर लगेगी, इररेस्पेक्टिव कि वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, फोर्स उसकी सेम की सेम ही लगेगी। ठीक है प्यारे, तो प्यारे ये है आपका आज का लेक्चर। इसमें अभी कुछ न्यूमेरिकल्स शेष बचे हैं।
अभी उसके बारे में बताता हूँ। फिलहाल आज का क्विज क्वेश्चन पहले कर लीजिए। एक सामने क्वेश्चन आ रहा है, आपको बहुत जल्दी टाइप करके इसका आंसर समझ के, क्वेश्चन पढ़ के टाइप करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। लेट्स सी कौन कौन बच्चे सही आंसर कर पाते हैं। जितना मैंने पढ़ाया कितना आपको समझ में आया। जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय टाइपिंग योर नेम इन द कमेंट बॉक्स along with the answer of this question। क्या है बोल रहे हैं, स्टेट अ कंडीशन व्हेन अ चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस एनी मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड इवन व्हेन इट इज मूविंग। आपने पढ़ा है चार्ज पार्टिकल मूव करता है, उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जब उस पर मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स नहीं लगती, वो कंडीशन आपको बतानी है। ठीक है प्यारे, तो अभी ये आज का थ्योरी का लेक्चर था। क्योंकि सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा है हमने, तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, 3-4 ही क्वेश्चंस हैं। आगे एक लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और उसके बाद एक और टॉपिक इसी से रिलेटेड करेंगे। आज हमने ये तो पढ़ लिया कि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगती है जब वो मूव करता है, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ लिया, डायरेक्शन पढ़ लिया, लेकिन वो फोर्स लगने की वजह से पाथ कैसा अटेन करता है। फोर्स तो लग रही है लेकिन वो पाथ जाएगा कहाँ, किस पाथ पे जाएगा, उसका पाथ पैराबोलिक होगा, सर्कुलर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कैसा पाथ वो अटेन करेगा, ये वाली बात रह गई है जो हम आगे अगले लेक्चर में लाएंगे। अगले लेक्चर के पीछे लेक्चर के लिंक सारे ऊपर आई बटन पे गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप देख सकते हैं। फिलहाल प्यारे आज के लिए इतना ही। जितना पढ़ाया रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, मेहनत करते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।